यदा जब, पुनः फिर से। देखिए यहाँ ऊपर पुनः नहीं लिखा है, यहाँ पुनः लिखा है। यदा श्रोत्रेंद्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रमिंद्रियम ऊपर वाले में लिखा है, और यहाँ लिखा है यदा पुनः, जब फिर से, शब्द समवेतम, शब्द में जो समवेत है, शब्द में जो मिला हुआ है, शब्द में जो समवाय संबंध से है, ऐसे शब्दत्वादिकम, शब्दत्व इत्यादि का सामान्यम, सामान्य माने जाति, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व है ऐसे शब्द में शब्दत्व है, ऐसे रूप में रूपत्व है, ऐसे घट में घटत्व है। ऐसे कहा कि जो शब्दत्वादिकम, शब्द में जो समवेत है, शब्द में जो है अंदर है मिला हुआ है, ऐसे शब्दत्वादि सामान्य का श्रोत्रेंद्रियेण गृह्यते, जब हम श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्दत्व का ग्रहण करते हैं, तदा तब श्रोत्रम इंद्रियम, श्रोत्र इंद्रिय यानी कर्ण इंद्रिय है, और शब्दत्वादि सामान्यम अर्थः, शब्दत्वादि ये जाति ही उसका विषय है, अर्थ है। और अनयोः सन्निकर्षः, इन दोनों का सन्निकर्ष समवेत समवाय है एवं, इन दोनों के सन्निकर्ष को समवेत समवाय ही कहेंगे। श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात, बोले श्रोत्र में, श्रोत्र पहले ग्रहण करेगा शब्द का और फिर ग्रहण करेगा शब्दत्व का, शब्द की जाति का। जैसे पहले चक्षु ने ग्रहण किया था रूप का और इसके बाद ग्रहण किया था रूपत्व का, ऐसे ही समवाय सन्निकर्ष से ग्रहण करेगा शब्द का और समवेत समवाय सन्निकर्ष से शब्दत्व का। इंद्रिय श्रोत्र ही रहेगी, समवाय में भी इंद्रिय श्रोत्र रहेगी और समवेत समवाय सन्निकर्ष में भी श्रोत्रेंद्रिय ही रहेगी, और विषय यानी अर्थ हो जाएगा शब्दत्व। क्या हो जाएगा? समवाय सन्निकर्ष से शब्दत्व का प्रत्यक्ष, समवेत समवाय से शब्दत्व का प्रत्यक्ष, शब्द का प्रत्यक्ष समवाय से और समवेत समवाय से शब्दत्व का, संयोग सन्निकर्ष से घट का और संयुक्त समवाय से घट रूप का और संयुक्त समवेत समवाय से घट रूपत्व का, समवाय से शब्द का और समवेत समवाय से शब्दत्व का। अब आगे है विशेष से विशेषण भावश्चेति। ठीक है, विशेष से विशेषण, हाँ इसको दे दीजिए, बता दीजिए क्लास के बाद। चलिए आगे है कदा पुनर्विशेष से विशेषण भाव इंद्रियार्थ सन्निकर्षो भवति। बोलिए, कदा विशेष से विशेषण भाव इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, आखिरी छठवां सन्निकर्ष है। देखिए सन्निकर्ष में आपको इंद्रिय अर्थ और सन्निकर्ष जानना है। इंद्रिय अर्थ और उसका सन्निकर्ष, चक्षुरिंद्रिय है और यदि घट उसका विषय है तो कौन सा सन्निकर्ष काम कर रहा है? चक्षुरिंद्रिय है, घट विषय है, चक्षुरिंद्रिय है, घट रूप विषय है, चक्षुरिंद्रिय है, घट रूपत्व विषय है, श्रोत्रेंद्रिय है, शब्द विषय है, और श्रोत्रेंद्रिय है, शब्दत्व विषय है। अब बस हो गया, आखिरी आपको पढ़ना है क्या? आगे कहा यदा चक्षुषा, फिर चक्षु आ गई, यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावो गृह्यते। तुहों का पढ़ाक है, पढ़ाक है। यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घट अभावो गृह्यते, इह भूतले घटो नास्ति इति तदा विशेष्य विशेषण भावः संबंधः तदा चक्षु संयुक्तस्य भूतलस्य घटाद्य भावो विशेषणम और भूतलम विशेष्यम। अब देखना चक्षुर इंद्रिय होगी, यहाँ विशेष से विशेषण भाव सन्निकर्ष, थोड़ा पेन है क्या? संयुक्त भूतले घटा भावो गृह्यते, समझ गए होंगे। जब चक्षु से संयुक्त भूतल में ये विशेष से विशेषण भाव सन्निकर्ष है। विशेषण विशेष से भाव कौन सा है? विशेष से विशेषण भाव, विशेष्य विशेषण भाव, विशेष्य विशेषण। एक मिनट थोड़ा,
विशेष से विशेषण भाव सन्निकर्ष है। इन्होंने कहा यदा चक्षुषा संयुक्त है, जब चक्षु से संयुक्त भूतल में घट का अभाव हम प्रत्यक्ष करते हैं, घट नहीं है, घटा भावो मतलब घट का ना होना। तो यही भूतले घटो नास्ति, इस भूतल में घड़ा नहीं है। बताना चाह रहे हैं केशव मिश्र, जैसे मान लीजिए पानी पीने का घड़ा यहाँ रखा रहा हो, मान लो है था कल, मान ले हो, गणित में लोग मान लेते हैं कि माना कि 100 होगा, नहीं तुरंत ही मानते हैं। एक काम को कोई मजदूर 5 दिन में करते हैं, उसी काम को 3 मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो कि माना कि तुरंत ही मानते हैं, X Y Z 100 कुछ भी ऐसे मान लेते हैं। हम बहुत दिन तक ये मानने वाला सिस्टम ही नहीं समझे गणित में। और गणित वाले मास्टर साहब हमारे पढ़ाते थे 40-45 मिनट, वो का पढ़ा के गए, वो जितना लिख देते थे उतने उतार लेते थे। अब वो इतना जल्दी लिखते थे, इतना जल्दी मेटते थे कि हम उतार ही नहीं पाते थे पूरा। तो ऐसे ऐसे काटते थे, पर 2 से 2 कट गया, 3 का 3, इधर 3 गुणे 3 बराबर थे, 3/10, 10 को गुणे बढ़े, इतना जल्दी लिख देते थे और इतना जल्दी पढ़ा के बैठ जाते थे, उतार लो। तो उतारना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था, कौन किससे कट गया, इधर से कहाँ कट गया, कहाँ गुणा हो गया, कहाँ भाग हो गया, कहाँ दशमलव हो गया। तो खैर ये आपके लिए हो सकता है अच्छा हो। तो मैं आपको बता रहा था कि जब इस भूतल में घड़ नहीं है, घटा नहीं है, घट नहीं है, घड़ा नहीं है, ऐसा हम प्रत्यक्ष करते हैं, तो चक्षुरिंद्री से ही प्रत्यक्ष करते हैं कि यहाँ था अब नहीं है। कुल मिला के अभाव का प्रत्यक्ष। किसका प्रत्यक्ष? कोई चीज़ थी अब नहीं है, यहाँ पंखा था अब नहीं है, लाइट थी अब नहीं है, घड़ा था अब नहीं। देखिए ये तो एक उदाहरण है कि उन्होंने घटा भावो गृह्यते कहा। घटा भाव नहीं होता तो कुर्सी भाव होता, मंचा भाव होता, कोई ऐसी चीज़ जो पहले थी अब नहीं है। तो अभाव का प्रत्यक्ष भी हम चक्षु से करेंगे। किससे करेंगे? चक्षु से करेंगे। तो इन्होंने कहा कि यही विशेष से विशेषण भाव है। देखिए विशेष से विशेषण भाव क्या है? तो कहा जब चक्षु संयुक्त से भूतलस्य, चक्षु किससे जुड़ती है? भूतल से। पहले चक्षु ने किसको देखा? भूतल को। तो वहाँ दिखा क्या? घट आदि अभावः, घट का अभाव दिखा। तो घट अभाव विशेषण है और विशेष है भूतल। अब कैसे? जो भूतल था, भूतल माने यही मतलब जमीन, फर्श, जिस फर्श पे जिस जगह पे घड़ा रखा था, पहले वह फर्श घट युक्त फर्श थी। क्या थी? घट युक्त फर्श, यानी घट था। तो भूतल में घट था, तो घट होना भूतल का विशेषण था। नहीं, घट होना भूतल का, यानी घटवान भूतल, घट से युक्त भूतल, घट की उपस्थिति से सुशोभित भूतल। और अब जब देख रहे हैं तो घट की अनुपस्थिति है, तो विशेषण तो है। विशेष से विशेषण का अभाव करते हैं ना, विशेष से विशेषण। तो कहा यहाँ आगे, यहाँ इसीलिए लिखा भूतलम विशेष्यम। भूतल क्या है? विशेष्य है। और भूतल पे घड़े का होना विशेषण है, उस विशेषण का अभाव। किसका अभाव है? यानी अब हो सकता है घड़ा फूट गया हो सकता है घड़ा कहीं लेके चला गया हो कोई, या हो सकता है घड़ा चोरी हो गया हो, जो भी हुआ हो। फिलहाल गुरुवार को भूतल पर घड़ा था। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, तो आज शुक्रवार को भूतल घट विहीन भूतल है। कैसा है? घट विहीन। तो घट के साथ भूतल था, तो घट होना भूतल का क्या था? विशेषण था, और भूतल विशेष था। यही आपको इतना समझना था। और इसका भी यानी अब आप लिख लीजिए कि चक्षु इंद्री होगी और भूतले घटा भावः, ये विषय होगा। चक्षुर इंद्री होगी और भूतले घटा भावः, ये क्या होगा? विशेषण होगा। कर लेंगे इसको इतना। आगे लिखा है तदेवं संक्षेपता पंचविध संबंध सामान्यतम संबंधबद्ध विशेषण विशेष भाव लक्षणेन इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण अभावः इंद्रियेण गृह्यते। अब यानी अभाव भी किससे ग्रहण होगा? अभाव का भी प्रत्यक्ष किससे करेंगे? इंद्रिय से। चलिए, तदेवं सोढ़ा सन्निकर्षो वर्णिता संग्रहश्च, फिर आगे बताएंगे अक्षजा प्रमितिर्द्विधा सविकल्पक विकल्पिका करणम त्रिविधम तस्या सन्निकर्षस्य षड्विधा
घट तन्नील नीलत्व शब्द शब्दत्व जाते अभाव समवाय च ग्राह्या संबंध खटकता। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया ना घट, ये श्लोक में देख लीजिए, घट फिर तन्नील, नील माने रूप, नीला है घड़ा, और फिर घट संयोग से तन्नील, फिर नीलत्व, फिर शब्द, फिर शब्दत्व और फिर अभाव। पूरे श्लोक में आया क्या? घट तन्नील नीलत्व शब्द शब्दत्व जाते यहाँ अभवाय समवाय च ग्राह्या संबंध खटकता। समझ में आ गया? तो इन्होंने एक लाइन बताया घट, और जो नील है, नीला क्या रूप है, तो हुआ रूप, तो चाहे ऐसे कहते घट घट रूपत्व जो हम लोगों ने पढ़ा है, और यहाँ कहते हैं घट तन्नील नीलत्व, नील नीलत्व वही रूप रूपत्व है। तो घट तन्नील नीलत्व शब्द शब्दत्व, शब्द समवाय से है और शब्दत्व समवेत समवाय से है, और अभाव वाला अभी विशेष विशेषण से पढ़ लिया। तो ये एक कारिका में भी आप सबको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आइए अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमान प्रमाण में लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग परामर्श, ये विकल्पक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष इत्यादि की बड़ी चर्चा होगी। फिर लास्ट में लिखा है तदेवं व्याख्यातम प्रत्यक्षम, इसके बाद लिखा होगा अनुमानम लिंग परामर्शोनुमानम, परिभाषा है, अंडरलाइन कर लीजिए, याद रखिएगा। पूछेगा अनुमानस्य किम लक्षणम, लिंग परामर्शोनुमान। पूछेगा लिंग परामर्शा किम, अनुमानम, अनुमानस्य किम लक्षणम, लिंग परामर्श को क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। अनुमान की क्या परिभाषा है? हाँ, इस प्रकार समझ आएगा। जिससे अनुमति की जाती है वो अनुमान है, लिंग परामर्श से अनुमति की जाती है, इसलिए लिंग परामर्श क्या है? अनुमान। तो लिंग परामर्शोनुमानम याद रखिएगा, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम को याद रखिएगा। आगे उपमान और शब्द की भी परिभाषा बताई जाएगी। हम लोग पहला पदार्थ पढ़ रहे हैं, 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है न्याय दर्शन के अनुसार। पहला पदार्थ था प्रमाण, हम लोग प्रमाण ही पढ़ रहे थे, प्रमाकरणम प्रमाणम परिभाषा पढ़ी थी। फिर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रकार का प्रमाण हुआ, उसमें प्रत्यक्ष हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अनुमान पढ़ने जा रहे हैं। अनुमान की परिभाषा है लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग परामर्श को ही अनुमान कहते हैं। तेन ही अनुमीयते, येन ही अनुमीयते तदनुमानम, जिससे अनुमान किया जाए वो अनुमान है। लिंग परामर्शेन च अनुमीयते, लिंग परामर्श से अनुमान किया जाता है, अतः लिंग परामर्शोनुमानम, इसलिए लिंग परामर्श अनुमान। तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमति प्रतिकरणत्वात् अग्न्यादि ज्ञानम अनुमति तत्करणम धूमादि ज्ञानम किम पुनर्लिंग कश्चितस्य परामर्श, आगे व्याख्या करेंगे। आइए मैं इसको पहले समझाता चलूँ। लिंग परामर्श है धूम आदि का ज्ञान। व्हाट इज लिंग परामर्श? लिंग परामर्श यदि अनुमान है तो ये जानना जरूरी है कि लिंग परामर्श क्या है। लिंग माने होता है किसी की पहचान ना, लिंगिते ज्ञायते इति लिंगम, जिससे द्वारा हम जानते हैं वो साधन। तो बोले हम मान लीजिए अग्नि का ज्ञान करना चाहते हैं, तो अग्नि रूपी इस ज्ञान में लिंग क्या है? धूम, अर्थात उस धुएं के द्वारा ही हम अग्नि की पहचान करेंगे। धुआं है तो आग है, और यही धूमादि का ज्ञान, परामर्श माने ज्ञान समझ लीजिए। तो धूमादि लिंग, लिंग माने वही पहचान। तो यदि अग्नि रूपी ज्ञान चाहिए तो धूम रूपी लिंग, और परामर्श माने ज्ञान। धुआं का ज्ञान होगा तो अग्नि का ज्ञान होगा, और अग्नि का ज्ञान करना है तो हमें धुएं का ज्ञान होना चाहिए। और जो आदमी धुआं नहीं जानता वो आग भी नहीं जानेगा। बोले हाँ, जो आदमी धुआं नहीं जानता उसको आग भी पता नहीं होगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि आग जानता हो धुआं ना जानता हो। पहले अग्नि पैदा होने के पहले धुआं ही पैदा होता है। हम सब गांव के लोग हैं तो जानते होंगे, लकड़ी में खाना बनाते, कौड़ा बारते, ठंडी में आप बहुत कौड़ा तापे होंगे। तो अग्नि का दर्शन बाद में, लिंग परामर्श का दर्शन पहले हुआ होगा। और हम सब ये जानते हैं कि जब धुआं खूब धुधुआता है तो हम समझ जाते हैं कि अब आगे बढ़ेगी ना। आगे बढ़ने के लिए हम लोग धुआं धुधुआते रहते हैं, खूब बेना हाँकते हैं, खूब बेना हाँकते हैं, खूब बेना हाँकते हैं। और जब चपक के धुआं धीरे धीरे धुआं निकले, समझो अभी देर लगेगी, आग नहीं आएगी। लिंग परामर्श ठीक से नहीं हुआ। यही का लिंग पर धूमादि का अग्नि का ज्ञान अनुमति है, यानी आग को हम जानना चाहते हैं। यही मेरा अनुमति माने अनुमति ज्ञान है। अनुमति क्या है? ज्ञान है। हमें अग्नि का ज्ञान करना है और धूमादि के माध्यम से करना है। धूमादि लिंग परामर्श है, धूमादि के द्वारा हम अग्नि तक पहुँचेंगे। यही तो अनुमान प्रमाण में हमने आपको यही तो बताया था कि आदमी अनुमान करता है, अनुमान के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। देखिए जैसे वो दोनों भाई साहब पीछे जो बैठे हैं, वो दोनों लोग साथ आते हैं। दोनों लोग क्या करते? साथ आते हैं, साथ ही बैठते हैं।
मैं अनुमान प्रमाण का उदाहरण देता हूँ, चंदन आप समझिएगा। यदि वो भाई साहब आ जाएं तो आप क्या अनुमान लगाओगे? दोनों में से एक आ जाएं तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? क्योंकि वो एक दूसरे के लिंग परामर्शक हैं। एक आ गया मतलब दूसरा भी यहीं कहीं होगा। हाँ या ना समझते चलना। अपने प्रैक्टिकल उदाहरण से समझो, धुआं को मारो गोली नहीं, धुआं धुआं हो जाओगे। यहीं से समझ, लिंग परामर्शक क्या है? एक आ गया मतलब दूसरा भी यहीं कहीं होगा, तो अगल बगल होगा। ये एक दूसरे के लिंग परामर्श, ये किस प्रमाण से हम जान गए कि फलाने साहब भी आ गए? अनुमान प्रमाण से। उनका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, एक का प्रत्यक्ष हुआ, हम दूसरे का ज्ञान कर लेते हैं अनुमान प्रमाण से। किससे कर लिया? यही लिंग परामर्श है गुरु, और यही लिंग परामर्शक से अनुमान है। धुएं के ज्ञान से हम अग्नि का ज्ञान कर लेते हैं, अग्नि अनुमति है और धुआं लिंग परामर्श है। परिभाषा है लिंग परामर्शोनुमानम। क्या हो गया? लिंग परामर्शोनुमान। अच्छा, बोले कि लिंग कैसे जानते? बोले व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। आगे बढ़ेंगे, यहाँ हम छोटा छोटा छोड़ के आगे आपको लेते चलते हैं। हाँ, अब देखो लिंग परामर्श में लिंग भी तो जानना चाहिए। तो बोले कि व्याप्ति बलेन, व्याप्ति के बल से हम जिस अर्थ को जानते हैं, व्याप्ति के आधार पर अर्थ का जो बोध कराता है उसे लिंग करते हैं। जैसे धूम अग्नि का लिंग। पूछेगा अग्नि का लिंग क्या है? धूम, यानी अग्नि की पहचान है वो, अग्नि की पहचान। लिंग का एक अर्थ समझते चलना, चिन्ह या पहचान। लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान। तो अग्नि की चिन्ह या पहचान है धुआं, और वो व्याप्ति के बल से जानते हैं। व्याप्ति बलेन अर्थगमकम क्या है, इसको समझना। व्याप्ति माने व्याप्त होना। तो इस व्याप्ति को ऐसे साहचर व्याप्ति, साहचर नियम व्याप्ति। व्याप्ति क्या है? ऊपर लिखा ना, व्याप्ति बलेन अर्थगमकम। व्याप्ति के बल से जो अर्थ का बोध कराएं। तो इन्होंने कहा कि व्याप्ति क्या है? बोले व्याप्ति है, साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। जैसे जो साथ साथ रहें। अभी मैं पीछे उदाहरण दे रहा था, साहचर्य नियम से दे रहा था। किस नियम से? जो साथ साथ रहें, वो साहचर्य नियम व्याप्ति। लिखा है साहचर्य नियमो व्याप्ति। व्हाट इज व्याप्ति? बोले साहचर्य नियम। अग्नि हमेशा धुआं के साथ, धुआं हमेशा अग्नि के साथ, यही साहचर्य नियम है। धुआं हमेशा अग्नि के, यही साहचर्य नियम व्याप्ति। इसीलिए हम धुएं से अग्नि को जान जाते हैं। धुएं से हम अग्नि को जान जाते हैं। क्यों? साहचर्य नियम से। व्हाट इज साहचर्य नियम? बोले साहचर्य नियम इज व्याप्ति, और व्याप्ति के बल से जिसको जाना जाए वो है लिंग। और इस दृष्टि से धुआं हो गया लिंग और अनुमति हो गई ज्ञान। समझ में आ रहा है कि मेरे बड़बड़ा रहे हैं? लिंग परामर्शोनुमानम में हम लिंग बता रहे थे कि यदि धुआं लिंग है तो लिंग क्या है? तो बोले व्याप्ति के बल से। व्याप्ति के बल से हम जिसको जान पाएं। व्याप्ति होती साथ साथ रहना। साहचर नियमो व्याप्ति। पूछ ले, साहचर नियमा किम? व्याप्ति। व्याप्ते है किम लक्षणम? साहचर नहीं। साहचर नियम क्या है? साथ साथ रहना। हाँ, धुआं और अग्नि साथ साथ ना रहें तो हम धुएं से अग्नि को नहीं जान सकते थे। मान लो जो बिना अग्नि के धुआं निकले, जैसे हम कहें कि भाई साहब आप तो धुआं धुआं हो गए, इसका मतलब इनकी अग्नि है? नहीं, ये मुहावरा है। धुआं धुआं हो गया, हमारी जिंदगी तो धुआं धुआं हो गई। आदमी ऐसे भी कहता ना, धुआं धुआं। हाँ, तो मतलब मैं आपको बताना ये चाह रहा था, धुआं धुआं होना मतलब जिंदगी। जैसे धुआं व्यर्थ ही उड़ जाता है, जब धुआं आता है तो ऊपर खत्म हो जाता है। ऐसी हमारी जिंदगी भी धुएं की तरह उड़ जाए तो मतलब हम भी धुआं धुआं हो गए। बोले देखिए, आग तो भला कुछ करती है, खाना पकाती है, आपके ठंडक को दूर करती है। बोले अग्नि तो बहुत कुछ करती है, पर धुआं तो बस धुआं उठा और चला गया, व्यर्थ चला गया। ऐसी जब हमारी ज़िंदगी व्यर्थ चली जाए तो मतलब हम लोग कहें ना ज़िंदगी एकदम धुआं है। अब इसका मतलब इसका ये कहा कि साहचर्य नियम व्याप्ति है। परामर्श तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श। इसीलिए आगे बताएं कि अच्छा बताओ अनुमान के कितने प्रकार के हैं, अनुमान प्रमाण कितने प्रकार का होगा। तो आगे इस ज्ञान को बताने के बाद आगे बताएंगे कि हाँ अच्छा एक ध्यान रखना, तृतीयम ज्ञानम परामर्श। क्या बताएंगे? तृतीय ज्ञान क्या है? परामर्श। लिंग परामर्श अनुमान है। लिंग परामर्श क्या है भाई? पहले हम व्याप्ति जानेंगे ना, फिर व्याप्ति के बल से लिंग जानेंगे, और लिंग के बल से परामर्श होगा किसका? अग्नि का। तो थर्ड स्टेज में ना आए, इसीलिए तृतीयम ज्ञानम परामर्शः कहा।
तृतीयम ज्ञानम परामर्शा, माने तीसरे बार हम क्या जानेंगे, जिसको जानना चाहते हैं। इसलिए लिखा है तस्य तृतीयम ज्ञानम, उस लिंग के तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं। अब आगे वो बताएंगे, यहाँ थोड़ी सी व्याख्या करने के बाद आगे तो बताया कि अनुमान प्रमाण कितने प्रकार का। तो ये आपसे इम्पॉर्टेंट सवाल पूछ लेगा और बोलेगा कि अनुमान तच्च अनुमानम द्विविधम, तच्च अनुमानम। देखिए यहाँ बहुत अनुमान के भेद खोलना है आपको, 90-91 पेज में आइए। अब ये परामर्श का, लिंग का व्याख्यान होगा। बहुत सारे न्याय वाले क्या मानते हैं, वैशेषिक क्या मानते हैं, सांख्य क्या मानते हैं, इनमें आपस में क्या मतभेद है, उन सब चीज़ों की चर्चा है। उसे छोड़ के 91 पेज में आइए, जहाँ लिखा है तच्च अनुमानम द्विविधम। क्या लिखा है? सवाल पूछेगा, अनुमानम कतिविधम, किम किम, स्वार्थानुमानम परार्थानुमानं चेति ना। स्वार्थम परार्थं चेति, स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु, स्वार्थ अपने लिए, तथा ही जैसे कि स्वयमेव महान साधव, जैसे स्वयं ही रसोई इत्यादि में विशिष्टेन प्रत्यक्षेण, हम स्वयं प्रत्यक्ष, हम पढ़ा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, केवल स्वार्थानुमान बता रहे हैं। स्वार्थानुमान अपने लिए है। स्वयमेव महान साधव, स्वयं ही महानस माने रसोई इत्यादि में विशिष्टेन प्रत्यक्षेण, जा करके प्रत्यक्ष देखें तो धूमाग्नि और व्याप्तिम गृहीत्वा, हम ये देखें कि जब जब भी हम लोग रसोई में गए तब तब धुआं भी देखा और आग भी देखी। तो बचपन से देखे कि हम जब अपन अम्मा के पास जाते थे, अम्मा रसोई में ज़्यादातर मिलती थी, गांव में अम्माएँ ज़्यादातर रसोई में रहती हैं। तो जब जब आप गए होंगे बचपन से लेके तब तब क्या देखा होगा अपने रसोई में, लिखा है धूमाग्नि और व्याप्तिम गृहीत्वा, व्याप्ति के बल से ही हम लिंग जानते हैं, लिंग से हम अनुमान जानते हैं। तो जब जब भी हम लोग गए होंगे तो रसोई में धुआं दिखा होगा, और धुआं दिखा होगा तो आग भी दिखी होगी। तो बोले धूमाग्नि और व्याप्तिम गृहीत्वा पर्वत समीपम गता है। एक बार हम लोग फिर पर्वत चले गए, पहाड़ में गए, तो समीपम गता तदगते चाग्नव संदिहाना, तो दूर से देखा कि मानो किसी पर्वत पर, दूर पर्वत पर आग है। कैसे जाने? संदिहाना माने संदेह हुआ। तो पर्वत वर्तनीम अवच्छिन्न मूलाम ब्रह्मलिही वहाँ धूमलेखाम पश्चिम, मतलब बड़ी दूर से हम लोगों ने दूसरे पर्वत से देखा कि फलाने पर्वत में धुआं उठ रहा है। क्या उठ रहा है? धूमलेखाम पश्चिम, धूम दर्शनाच्च, और धुआं के दर्शन करने से उद्बुद्ध संस्कार, हमारे अंदर वही पुराना बचपन वाला संस्कार जागृत हो गया घर वाला, कि जब जब भी हम रसोई में गए तो धुआं देखे तो अग्नि देखे। तो व्याप्ति स्मरति, वहाँ जाके हम लोगों ने व्याप्ति स्मरण किया कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। और इस पर्वत में भी धुआं है, तो इसका मतलब इस पर्वत में भी आग होगी। तत्र धूमः, यह लिखा ना, यत्र धूमः तत्र अग्नि ही थी, हम लोगों ने व्याप्ति याद आई, जहाँ धुआं वहाँ आग। तो ततोत्र अग्निम धूमोस्ति प्रतिपद्यते, तो यहाँ कहा कि यहाँ भी धुआं दिखाई पड़ रहा है। तस्मात् अत्र पर्वते, इसलिए इस पर्वत में अग्नि ही अपि अस्ति, आग भी हो सकती है। स्वयमेव प्रतिपद्यते, यदि ऐसा हम स्वयं ही ज्ञान प्राप्त कर लें, तत्स्वार्थानुमानम, तो इसी को स्वार्थानुमान कहेंगे। राइट, समझ में आ गया? पूरी कहानी बताई केशव मिश्र ने कि देखिए हम लोग हमेशा से बचपन से हमेशा महानस में जाते हैं, रसोई में जाते हैं तो धुआं देखते हैं, धुआं के साथ अग्नि भी देखते हैं। मान लो वही आदमी एक बार जम्मू कश्मीर की वादियों में, पहाड़ों में, हिमालय पर्वत में जाए, देखे तो देखे कि जिस चोटी पे हम हैं उस चोटी से दूर एक पर्वत से धुआं उठ रहा है, तो वो देख करके समझेगा कि यार यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि ही, अब वो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, तो वो स्वार्थानुमान, वो अनुमान लगाएगा कि चूँकि वहाँ से धुआं उठ रहा है, इससे पता चलता है कि वहाँ आग होगी, इसलिए वो अपना ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि फला जगह पर अग्नि अवश्य होगी। ऐसा यदि वो स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है स्वार्थम प्रतिपत्ति हेतु हो, तो वो स्वार्थानुमान है। क्या है वो? अब आगे बताएंगे। यत्तु कश्चित स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय परम बोधयितुम, जो स्वयं धूम को देखकर अग्नि का अनुमान करके परम बोधयितुम, दूसरे को बताने के लिए, परम बोधयितुम माने दूसरे को बताने के लिए, पंच अवयवानुमानम, 5 प्रकार से अनुमान वाक्यों को बोलता है। प्रयुक्ते तत्परार्थानुमानम, 5 तरह से समझाने की कोशिश करेगा कोई आदमी। पहले स्वयं ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद यत्तु कश्चित स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय परम बोधयितुम पंचा अवयव अनुमान वाक्यम प्रयुक्ते तत्परार्थानुमानम, परार्थानुमान की परिभाषा है, चाहे तो अंडरलाइन कर लें।
जब कोई धुआं को देखकर अग्नि का अनुमान कर लेता है और 5 अवयव वाक्यों के द्वारा, इन अनुमान वाक्यों के द्वारा दूसरे को यदि आप समझाना चाहते हैं तो उसी को परार्थानुमान कहेंगे। जब कोई व्यक्ति स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर लेगा, ध्यान रखना, पहले स्वयं से धुआं के द्वारा अग्नि का अनुमान कर लेगा, फिर उसी चीज को दूसरे को बताएगा। 5 प्रकार से बताने की ये परार्थानुमान है। नंबर 1 लिखिए प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, और फिर तीसरा बताएंगे उदाहरण, चौथा है उपनय और 5वां है निगमन। ये 5 पूछ लेगा अनुमान के 5 अवयव वाक्य कौन से हैं। पहले 5 अवयव सुन लीजिए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। कर लेंगे इसको। चलिए, प्रतिज्ञा क्या है? हाँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा है तद्यथा, जैसे, तद्यथा में लिखा जैसे। प्रतिज्ञा देखना, प्रतिज्ञा क्या है उसकी, वो चाहता क्या है कि पर्वतो अग्निमान, पर्वतो अग्निमान, पहला नंबर। आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। नंबर 1 लिखिए प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा के आगे लिखिए पर्वतो अग्निमान। क्या प्रतिज्ञा है उसका? पहला वाक्य है, प्रतिज्ञा वाक्य है। प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? पर्वत आग वाला है, अग्निमान माने आग वाला, बुद्धिमान माने बुद्धि वाला, धनवान माने धन वाला, मतिमान माने मति वाला, ऐसे ही अग्निमान माने अग्नि वाला। पर्वतो अग्निमान अर्थात पर्वत आग वाला है, पर्वत आग वाला है। ये प्रतिज्ञा वाक्य है। क्यों? हेतु लिखिए, हेतु, रीजन क्या है, हेतु क्या है, क्यों पर्वत में आग है? बोले धूमवत्वात्, धूमवत्वात्, धुआं होने से। पहला है पर्वतो अग्निमान, पर्वत में आग है। किसी ने पूछा कारण, बोले धूमवत्वात्, धुआं होने से। बोले कोई उदाहरण बताओ, कोई उदाहरण बताओ। बोले यो यो धूमवान सो सो अग्निमान, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। इस पर्वत में भी धुआं है, इसका मतलब इसमें भी आग है। प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण पहुँच गए। उदाहरण समझ में आया क्या? सब चीज़ों को उदाहरण देना है, सब चीज़ों का उदाहरण देना है। तो बोले पर्वतो अग्निमान, पर्वत में आग है। क्यों? बोले धूमवत्वात्, धुआं होने से। बोले कोई उदाहरण बताओ क्या? तो उन्होंने कहा यो यो धूमवान, जहाँ जहाँ धुआं होता है, जो जो धुएं वाला होता है, सहसो अग्निमान, वो वहाँ वहाँ आग भी होती है। बोले और बताओ, जैसे जैसे जैसे। बोले यथा महानसः, यथा महानसः, यथा क्या? हाँ, यो यो धूमवान सो सो अग्निमान यथा महानसः, यो यो धूमवान सो सो अग्निमान यथा महानसः। ये उदाहरण है, ये पूरा वाक्य उदाहरण है। जो जो धुआं वाला होता है वो आग वाला होता है। जैसे रसोई घर, जैसे रसोई घर, समझ में आ गया? मैं कल कह रहा था आजकल के रसोई घर नहीं, उस केशव मिश्र के ज़माने के रसोई घर ना। अब तो यहाँ ये उपनय, फिर उपनय बता रहा है। क्या उपनय माने? अब उपसंहार कर रहा है, अब उपसंहार कर रहा है। पर्वत में आग है। पूछा क्यों? बोले चूँकि धुआं है। बोले कोई उदाहरण? बोले जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग, जैसे रसोई। तथा चायम, तथा चायम माने वैसे ये भी है। तथा चाय माने यहाँ चाय बन रही है नहीं, तथा चाय, चाय बनाते समय भी आग जलाते हैं। तो यहाँ इसको ये कर रहे हैं कि नहीं, तथा चायम, तथा च अयम, तथा च वैसे ही, यानी रसोई घर के जैसे ही अयम, यहाँ भी स्थिति वही है। रसोई घर की स्थिति क्या थी? रसोई घर की स्थिति थी कि ये यो धूमवान सहसा अग्निमान, तथा उसी प्रकार ये भी धूमवान तो ये भी अग्निमान। वो जैसे रसोई घर धूमवान और अग्निमान, वैसे यहाँ भी धुआं है तो यहाँ भी आग होगी। ये है उपनय यानी उपसंहार, और लास्ट में है निर्णय, निगमन जिसको बोलते हैं। फाइनली रिजल्ट क्या है? बोले तस्मात् तथा, क्या कहा? तस्मात्, इसलिए यह भी वैसे ही है। कैसे? जैसे रसोई घर है, तो जैसे रसोई घर आग वाला है वैसे ही पर्वत भी आग वाला है। तथा, तस्मात्, तथा, तस्मात् इसलिए, तस्मात् माने हाँ, देयरफॉर, इसलिए।
तथा वैसे ही ये पर्वत भी है। किसकी तरह? रसोई की तरह। रसोई कैसी थी? धूमवान। और जो रसोई धूमवान थी तो वहाँ क्या था? अग्नि थी। पर्वत में क्या है? धुआं है। इसलिए पर्वत भी कैसा है? अग्निमान वाला होगा। क्योंकि जब जब भी हमने रसोई घर में धुआं देखा है तो अग्नि भी देखी है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? धुआं देख रहे हैं। तो यहाँ भी क्या होगा? अग्नि होगी। कर लेंगे इसको? कर लेंगे कि नहीं बताइए? हाँ, सिंपल है। अत्र पर्वतस अग्निमत्वम साध्यम, यहाँ पर्वत में अग्नि को बताना ये साध्य है। धूमवत्वम हेतु, सबको बता रहा है कि धुआं इसका कारण है। पर्वत में आग है, इसका रीजन क्या है? धुआं। सच अन्वय व्यतिरेकी अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत्वात्, तथा ही यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र तत्र अग्निमत्वम यथा महानसे इति अन्वय व्याप्ति। पूछ लेगा अन्वय व्याप्ति क्या है? अन्वय व्याप्ति है ये यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र तत्र अग्निमत्वम यथा महानसे इति अन्वय व्याप्ति ही। अन्वय व्याप्ति भी कभी अन्वय माने जिसका संबंध हो। धुआं का आग से संबंध है, धुएं का आग से संबंध है। अन्वय माने संबंध, व्याप्ति माने व्याप्त होना। धुआं हमेशा अग्नि के साथ साहचर्य नियम से रहता है, इसलिए अन्वय व्याप्ति का उदाहरण है क्या? यत्र यत्र धूमवत्वम, जहाँ जहाँ धुआं होगा, तत्र तत्र अग्निमत्वम, वहाँ वहाँ आग होगी। जैसे यथा महानसे, जैसा रसोई घर में। इति अन्वय व्याप्ति, परीक्षा में पूछेगा अन्वय व्याप्ते है उदाहरणम किम? महानस। अथवा पूछेगा अन्वय व्याप्ति वाक्यम किम? यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र तत्र अग्निमत्वम इति अन्वय व्याप्ति वाक्यम। ये अन्वय व्याप्ति का वाक्य है। आगे कहा महानसे धूमाग्न्योः असद्भावात्, चूँकि रसोई घर में धूम और अग्नि का कभी असद्भावात्, कभी ये एक दूसरे से अलग नहीं रहते, सद्भाव रहता हमेशा, असद्भावात् ना। एवं यत्र अग्निर्नास्ति, अगला देखो, यत्र अग्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा महाहृदय। आगे लिखा इति इयं व्यतिरेक व्याप्ति, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। व्यतिरेक अन्वय व्याप्ति माने साचर नियम से साथ में रहना, और व्यतिरेक व्याप्ति माने अभाव होना। कैसे अभाव है? बोले यत्र अग्निर्नास्ति, जहाँ आग नहीं है, तत्र धूमोऽपि नास्ति, वहाँ धुआं भी नहीं है। जहाँ आग नहीं है, कभी कभी हम लोग किसी बात के बतंगड़ में कहते हैं कि धुआं उठा है तो कुछ न कुछ बात जरूर होगी, क्योंकि बिना आगी के धुआं उठता नहीं है। बोलते हैं कि नहीं हम लोग? बड़ा डायलॉग डिलीवरी मार देते हैं कि भाई साहब र्यूमर उड़ा है, धुआं उड़ा है। ये नहीं जानते कि इलाहाबाद वाले धुआं भर उड़ा देते हैं। इलाहाबाद वाले तो आगी सहित उड़ा देते हैं, धुआं को कौन कहे ना। फिर भी हम लोग कहते हैं कि धुआं उड़ा है तो अग्नि जरूर होगी। ऐसे नहीं धुआं उड़ता है। हाँ सही है, उड़ने दो धुआं। यहाँ क्या कहा? यत्र अग्निर्नास्ति, जहाँ आग नहीं है, तत्र धूमोऽपि नास्ति, वहाँ धुआं भी नहीं है। यथा महाहृदय, जैसे महान सरोवर में। इति इयं व्यतिरेक व्याप्ति, ये कैसी व्याप्ति है? महाहृदय धूमाग्नि और व्यतिरेक से सद्भाव दर्शनात्। अब व्यतिरेक व्याप्ते स्वयं क्रमः अन्वय व्याप्तो तद व्याप्तम तद भावोत्र व्यापका यच्च व्यापकम तद भावोत्र व्यापीति तदुक्तम। इनको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। हेतु आपको पढ़ना है क्या? अब लिख लीजिए, हेतु 3 प्रकार का होगा। कश्चिद हेतु केवल व्यतिरेकी, उसका भी उदाहरण देंगे, और कुछ अन्वय व्यतिरेकी। इसके बाद देखिए, तदेवं धूमवत्वे हेतान्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिरस्ति यत्तु वाक्ये केवलम अन्वय व्याप्तेरेव प्रदर्शनम तदेकेनापि चरितार्थत्वात् तत्राप्यन्वयस्य अन्वयस्य वक्रत्वात् प्रदर्शनम ऋजुमार्गेण सिद्ध्यतोऽर्थस्य क्रमेण साधनयोग्यात् न तु व्यतिरेक व्याभात्। तदेवं धूमवत्वं हेतु अन्वय व्यतिरेकी एवं अन्ये
अन्ये अपि अनित्यत्वादौ साध्ये कृतकत्वादयो हेतवो अन्य व्यातिरेकिणा द्रष्टव्या यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वाद घटवत् यत्र कृतकत्वं तत्र अनित्यत्वं यत्र अनित्यत्वस्य भावः तत्र कृतकत्वा भावो यथा गगने। कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो पढ़ा ही नहीं रहे, हम तो बाँच रहे हैं। मैं आपको ये बताने के लिए कह रहा था कि ये इसी संदर्भ में, लिंग के संदर्भ में आपको 3 हेतु पढ़ना है और हेतु के बाद हम पढ़ लेंगे हेत्वाभास। क्या पढ़ेंगे? हाँ, लेकिन हेत्वाभास पढ़ने के पहले हमें पढ़ना है उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। क्या पढ़ना है? उपमान प्रमाण और, तो हम हेतु और हेत्वाभास साथ में पढ़ेंगे, हेतु के बाद तुरंत हेत्वाभास। तो अभी आप आ जाइए ना, हम लोग अनुमान के बाद सीधे उपमान में ले चलते हैं आपको। उपमान प्रमाण खोल लीजिए, क्योंकि हेतु हेत्वाभास साथ में पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। हेतु हेत्वाभास का विषय है ये। उपमान, जब हेतु हेत्वाभास खत्म हो जाएगा तो उपमान में आ जाइए, ताकि प्रमाण का चैप्टर आप यहाँ देखना। उपमान प्रमाण मैंने आपको एक दिन बताया था। यहाँ कहा अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। याद कर लेना, गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। और यथा गवयम अजानन्नपि, एक कहानी बता रहे हैं। अतिदेश वाक्यार्थ, अतिदेश वाक्य जो हम पहले से बिना जानने वाले को कोई वाक्य बताते हैं, जैसे गाय होती वैसे नील गाय होती है, ऐसा ये अतिदेश वाक्य को स्मरण करता हुआ कोई गाय के सदृश किसी जानवर विशेष को हम जंगल में जानते हैं, वो अनुमान से नहीं उपमान से जानते। इसीलिए उपमान प्रमाण को सब लोगों ने नहीं माना है, पर न्याय मानता है। और न्याय इसमें एक अपना तर्क देता है। न्याय शास्त्रियों ने एक कहानी सुनाई, उसको आप भी सुन लीजिए, उपमान प्रमाण के बारे में पता चल जाएगा। जो मैंने अपने गुरुजी की कहानी सुनाई थी आपको ट्रेन से उतरते हुए, कि आप कैसे किसी के बारे में बताते हैं तो वो जानता है। यहाँ लिखा है यथा गवयम, यथा गवयम अजानन्नपि नागरिका। नागरिका मैंने नगर में रहने वाला, शहर में रहने वाला, बम्बई में रहने वाला, सूरत में रहने वाला। गांव वाला तो नील गाय जानेगा ही, इसीलिए नागरिक लिखा है। क्या लिखा है? ग्रामीण नहीं, नागरिका। बोले ऐसा कोई जो गवय को, नील गाय को नहीं जानता है, ऐसा कोई नागरिक। यथा गौश तथा गवया, ये ध्यान रखना। यथा गौ, जैसे गाय, तथा गवया, वैसे ही नील गाय। ऐसा किसी गांव वाले भैया ने बताया, गांव वाले चच्चा बताएं। मुंबई से कोई लड़का आया, बोले कि कक्कू हमको नील गाय देखना है। बोले जंगल चले जाओ। बोले कैसे जानेंगे? बोले जैसे गायें होती हैं वैसे नील गायें होती हैं। किस प्रकार का अंतर बताया? इति वाक्यम, ऐसा वाक्य, कुतश्चित आरण्यकात् पुरुषात्, किसी जंगली पुरुष से, श्रुत्वा, सुनकर, वनंगतः, वन गया हुआ, वाक्यार्थम स्मरण, इसी वाक्य के अर्थ को स्मरण करता हुआ, यदा, जब, गो सादृश्य विशिष्टम पिंडम पश्यति, जब वह नागरिक जो जंगल में गया है गो सादृश्य विशिष्ट पिंड को देखता है, तदा, तब, तद वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम, उसी वाक्य को याद करता है कि गो यथा गौश तथा गवयः, इस वाक्य को जब याद करता है तो गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, ऐसे गाय के समान विशिष्ट पिंड वाला ज्ञान, उपमान ज्ञान लिखा है। उपमानम उपमित करणत्वात्, उपमान प्रमाण से उसको उपमिति ज्ञान होता है। और गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानानंतरम, गाय के समान विशिष्ट पिंड को, शरीर को देखने के बाद, अयम असौ गवयः, यही गवय है, यही नील गाय है, इति शब्दवाच्या, ऐसा वो बोलता है उस पिंड को। इति संज्ञा संगी संबंध प्रतीति ही, अंडरलाइन कर लेना, संज्ञा संगी संबंध प्रतीति ही उपमिति, और यही सैव फलम इदंतु प्रत्यक्षानुमान साध्य प्रमा साधकत्वात् प्रमाणांतरम उपमानमिति। तीसरे प्रकार का प्रमाण है उपमान। यहाँ सिर्फ इतना बताया कि कोई नागरिक बम्बई से आया हुआ बाहर का, जो नील गाय को नहीं जानता था, तो किसी जंगली आदमी से, आरण्यक पुरुष से पूछा कि हमें जंगल में नील गाय देखना है, कैसी होती है? तो उन्होंने बताया कि जैसे गाय देख रहे हैं, गांव में गया था तो गाय देख लिया था, तो जंगल गया, गाय की तरह ही गवय होता है, ऐसा किसी जंगली आदमी ने उनको बता दिया। जब वो जंगल गया तो गाय की तरह की एक विशिष्ट आकृति देखा, तो उसने उसी प्रकार के वाक्य को जो स्मरण किया कि अरे ये तो पिंड पूरा गाय की तरह है, ये शरीर वाला तो पूरा गाय की तरह है, यही नील गाय होगा। ऐसा सोच करके वह जो ज्ञान प्राप्त करता है नील गाय का, वो अनुमान से नहीं
और न प्रत्यक्ष से। मान लीजिए वो जंगली आदमी नील गाय का स्वरूप यथा गौश तथा गवयः नहीं बताता, तो सामने से नील गाय निकल जाती तो भी वो नील गाय है ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। बोलिए हाँ। जैसे हम किसी को लेने जाएं, हजारों लोग हमारे सामने से गुजर जाएं, पर जब तक हमारे पास उपमान वाक्य नहीं होगा, उपमिति नहीं होगी, आप किसी रिश्तेदार को बुलाने गए हो और उस रिश्तेदार से आप परिचित ना हो, तो उसका पूरा उपमान वाक्य आपके पास होगा। फला गाड़ी से आएंगे, फला जगह उतरेंगे, धोती पहने होंगे, कुर्ता पहने होंगे, झोला लिए होंगे और साथ में बुआ होगी। अब मान लो ये आपको उपमान वाक्य बता दिया गया। अब आप सिविल लाइन गए, अपनी बुआ को चिन्हते हैं, अब बुआ के ससुर को नहीं पहचानते हैं। मान लीजिए ऐसा बहुत बार होता है कि आदमी बुआ, तो आपको ये कहा गया कि जाओ सिविल लाइन में उतरेंगे, वहाँ से आएंगे, 12 बजे बस उतरेगी, फला है और देखना वहीं सिविल लाइन में खड़े होंगे और बुआ साथ में होगी। बुआ के साथ में एक बूढ़े बूढ़े बाबा होंगे, धोती कुर्ता पहने होंगे, सांबर सांबर हाँ, पके पके बार हम, बरौनी पाकी, छोट छोट दाढ़ी रखे हम, मोछा रखे रहा था, झोला सोला लेंगे। अब बताइए कितना बड़ा उपमान वाक्य है। आप देखो कि एक बुआ को तो पहचान लिया आपने, बुआ के साथ पके पके बाल वाला जो आदमी था, दाढ़ी थी हल्की हल्की, मोछा पका हुआ था, झोला सोरा लिया था, धोती कुर्ता पहना था, चट्टे आप बोल नहीं पड़े हो, कहे जान गए कि ये बुआ के ससुर आए। बोलो हाँ कि नहीं? क्यों, किस प्रमाण से जान गए? उपमान प्रमाण से। इतना तगड़ा आपके पास उपमान वाक्य था कि आप ये समझ गए कि नहीं ये पके बाल वाला पक्का बुआ के ससुर आए। अब ये भी मान लो अम्मा कह दी हो कि चट्टे गोड़ नहीं पड़े, नहीं बाबा यहीं नाराज हो जाते हैं कि अरे भैया इनकर तो भाई के लड़का आवा सर हमारा गोड़े नहीं ले पड़ी। हमारे यहाँ बुआ के ससुर जी ऐसे नाराज होते हैं कि बंद कह जाए तो कहाँ देखने गए। उपमान प्रमाण हम लोग पढ़ रहे थे। इति व्याख्यातम उपमानम लिखा है, ऐसा उपमान प्रमाण की व्याख्यान समाप्त हुआ। आगे है एक चौथा प्रकार का प्रमाण है शब्दः, आप्तवाक्यम शब्द। क्या लिखा है? ध्यान रखिएगा, शब्द प्रमाण की परिभाषा पूछेगा। शब्द प्रमाण से परिभाषा का आप्त वाक्य ही शब्द है। और आप्त कौन है? आप्त हैं यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषा, ऐसा पुरुष जो जैसा हो रहा हो, जैसा हुआ हो। आप्त का वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है। जैसा पदार्थ है वैसा ही उपदेश करने वाला पुरुष आप्त पुरुष है। ध्यान में रखना, गांव में आप्त पुरुष बहुत कम लोग मिलते हैं। जैसा हुआ नहीं रहता उतना बता देते हैं, जो हुआ नहीं रहता वो भी बता दे, वो आप्त पुरुष नहीं है। आप्त पुरुष का वाक्य ही क्या है? शब्द प्रमाण में लिखा ना, यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषा, जैसा हुआ है वैसे ही कहना, वो आप्त पुरुष है। और आप्त वाक्यम, ऐसे आप्त पुरुष का वाक्य ही शब्द प्रमाण है। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए ऋषि मुनि जो हैं, जो हमारे वैदिक ऋषि हैं, जो उपनिषद काल के ऋषि हैं, जो हमारे वाल्मीकि वशिष्ठ इत्यादि ऋषि हैं, ये कैसे ऋषि हैं? आप्त पुरुष हैं। जैसा हुआ, अयोध्या में जन्म हुआ राम का, तो अयोध्या में जन्म बताया गया। अब जो जैसा नहीं है वैसा ही, मान लो तो गांव में तो लोग ऐसा बताते नहीं, पहले यह गरियाईस, पहले यह गरियाईस। मान लो आप एक बार गाली दिए तो 4-6 बतिया देता है। क्या ये यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा नहीं है? जो नहीं हुआ रहता वह कह देते हैं, कहीं ये तो का गरियावत रहा, हम सुने हैं, अपने कानन सुने हैं, ये मार तो का गरियावर रहा। ये यथाभूतस्य अर्थस्य वाले नहीं हैं, जो नहीं हुआ वो भी बता देते, वो आप्त पुरुष हैं। और ऐसे आप्त पुरुषों का शब्द प्रमाण मानेंगे, और ऐसे शब्द प्रमाण मानेंगे। यहाँ तो 5 पांडव शब्द प्रमाणी नहीं थे, सिर्फ युधिष्ठिर को छोड़कर। समझ में आया? इसीलिए आप देखें, आप्त पुरुष वो जैसा हुआ हो, जो हो उसी तरह की बात बोलने वाले ही आप्त पुरुष कहे गए हैं। और यही परिभाषा हुई। आप्तस्तु यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषा। वाक्य क्या है? बोले आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह। परिभाषा पूछता है, आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह किम वाक्यम अथवा वाक्यस्य किम लक्षणम? आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह क्या? वाक्यम। अतएव गौरश्वः पुरुषः हस्ति इति पदानि न। बोले गौ अश्वः पुरुषः हस्ति इति पदानि न वाक्यम। ये सारे पद तो हैं, वाक्य नहीं। क्या नहीं है? हाँ, जैसे कहा गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी, ये पद तो हैं, लेकिन ये पद आपस में
क्यों? जिनमें आकांक्षा योग्यता सन्निधि नहीं। आकांक्षा योग्यता, जैसे ये कहते हैं कि गाय खेत में चर रही है, ये वाक्य है। गाय खेत में चर रही है, ये वाक्य है। यदि ऐसे अश्वा बोलते बोलते अश्वा धावती, यदि ऐसा बोलते तो ये वाक्य हो जाता, घोड़ा दौड़ रहा है। माने अश्वा कहने से आगे जो आकांक्षा हो रही है उसकी पूर्ति हो जाती, आकांक्षा हो जाती, योग्यता हो जाती, इस प्रकार का सेंटेंस आता तो क्या हो जाता? वाक्य हो जाता। आगे कहा पर ये क्यों वाक्य नहीं है? परस्पर आकांक्षा विरहात, क्योंकि इनमें आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है। गऊ कहा गया, गाय कहा गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि गाय दूध देती है, कि गाय बैठी है, कि गाय खाती है, कि गाय चरती है, कि गाय नहाती है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसलिए गऊ बस इतना कहने से आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। फिर कहा वह्निना सिंचती, आग से सींचता है, न वाक्यम, ये भी वाक्य नहीं है। क्यों? बोले योग्यता विरहात, इनमें इस आग में सींचने वाली योग्यता नहीं। वह्निना ज्वलति लिखते तो वाक्य होता। अग्नि में जलाने की योग्यता तो है, पर अग्नि में सींचने की योग्यता नहीं है। सींचने की योग्यता जल में है, तो जलेन सिंचति होता तो वाक्य होता, क्योंकि जल में सिंचन की योग्यता है, वह्नि में सिंचन की नहीं, जलाने की योग्यता है। इसीलिए कहा वह्निना सिंचति, यह भी वाक्य नहीं है। क्यों? योग्यता विरहात, क्योंकि इसमें सिंचन की योग्यता नहीं। सवाल पूछ लेगा वह्निना सिंचति किमर्थम न वाक्यम? योग्यता विरहात, अथवा योग्यता विरहात इत्यस्य किम उदाहरणम? वह्निना सिंचति। वह्निना सिंचति ये किसका उदाहरण है? योग्यता न होने का। और योग्यता न होने का उदाहरण क्या दिया गया है? वह्निना सिंचति। ऐसे वाक्य पूछ लेगा, कर लेंगे ना? हाँ।